नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। 13 जून, 14 जून और आज 15 जून यानी सोमवार आपकी आवाज दूर हो गई। राहुल गांधी से अब तक 5 सत्र की बातचीत हो चुकी है। ईडी की पूछताछ हो चुकी है, इंट्रोगेशन हो चुका है। छठे दौर का आफ्टरनून में यानी लंच के बाद शुरू होगा। लेकिन दिल्ली की सड़कों पर और दिल्ली के अलावा भी कई जगहों पर हम जिस तरह के सीन देख रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। अगर आप ये सीन आपको बताते हैं कि कांग्रेस के भीतर किस कदर बेचैनी है, किस तरह की अफरा तफरी है, किस तरह का असुरक्षा का भाव है। 2010 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक एसआईटी उनसे पूछताछ करने के लिए पहुंची थी और वो दिन था 28 मार्च। नरेंद्र मोदी से उस एसआईटी ने 9 घंटे तक लगातार पूछताछ की थी और वो भी 8 साल पुरानी जो गोधरा के बाद गुजरात में दंगे हुए थे उस घटना को लेकर के। तब नरेंद्र मोदी दूसरी बार गुजरात के चीफ मिनिस्टर बन चुके थे। 2002 में उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हुआ था, 2007 में भी हुआ था। लेकिन गुजरात में कहीं कोई प्रदर्शन नहीं, कोई हंगामा नहीं, कोई पुलिस के साथ या दूसरी एजेंसियों के साथ, हालांकि उनकी अपनी सरकार थी, किसी भी तरह का कोई भी मुजाहरा नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने और किसी तरह का कोई भोंडा प्रदर्शन नहीं, सत्याग्रह के नाम पर गाली गलौज नहीं, किसी भी तरह का कोई अराजकता का कोई सीन वहां क्रिएट नहीं हुआ। फिर ऐसा क्या है कि कांग्रेस, राहुल गांधी और सोनिया गांधी अराजकता पर उतर आए हैं और दिल्ली पुलिस के साथ यहाँ तक के धक्का मुक्की की और बैरिकेड तोड़ने की और तमाम तरह की गालियां निकालने की, पुलिस अधिकारियों को धमकाने की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी देख लेने की। और आज तो एक कमाल का ट्वीट इनकी तरफ से हुआ है। मुझे ताज्जुब है कि इस भाषा में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बातें कर रहे हैं। ओ तानाशाह, जब गुंडी ही करनी है तो उतरो लोकतंत्र की कुर्सी से और आओ जनता के सामने। कांग्रेस के जिस दफ्तर में तुमने अपने पुलिसिया गुंडे भेजे हैं, उस दफ्तर ने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को धूल चटाई है। तुम्हारे अहंकार की तो हैसियत ही क्या है। हम अहंकार तुम्हारा तोड़ेंगे। ये ट्वीट कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल पर किया गया है। मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं जो तमाम राजनीतिक गतिविधियों पर बहुत बारीक नज़र रखते हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड जर्नलिस्ट हैं। उनको जोड़ लेते हैं, बल्कि जुड़ गए हैं, इस समय फ्रेम में आपके साथ दिख रहे हैं।
मेरे साथ जुड़ गए हैं राजीव रंजन झा, जो बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। और मेरे साथ नमस्कार। लखनऊ से जुड़ गए हैं वीरेंद्र नाथ भट्ट जी। भट्ट साहब, बहुत स्वागत है। नमस्कार। भट्ट साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं। ये किस तरह का सत्याग्रह आप देख रहे हैं दिल्ली की सड़कों पर, और इसकी जरूरत क्यों महसूस हो रही है कांग्रेस को? ये भी नरेंद्र मोदी का अनुसरण करते हुए बड़े शांतिपूर्ण तरीके से एजेंसी के सामने जा सकते थे। किसी तरह का ड्रामा करने की जरूरत नहीं थी, सड़कों पर अराजकता दिखाने की जरूरत नहीं थी, किसी तरह का शक्ति प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं थी। जाते, एजेंसी के सवालों का जवाब देते, आराम से अपने घर जाते। ये सब क्यों करना पड़ रहा है इनको? अरे साहब, इतना इतना अगर आसान होता तो फिर बात ही क्या थी। केवल एजेंसी के सवालों का जवाब नहीं देना है, एजेंसी के सवालों का जवाब लिखित में देना है। आपने सुना होगा कि सत्येंद्र जैन का से जब ईडी ने पूछताछ की है, तब उन्होंने एक पन्ना लिखने में 1.5 घंटा से 2 घंटा लगाया, और अपनी हैंडराइटिंग में देना होता है, हाथ से लिख के देना होता है। तो वो बहुत डर रहे हैं कि उनका लिखा हुआ बयान कल उनके खिलाफ भी एज एविडेंस कोर्ट में इस्तेमाल हो सकता है। राहुल गांधी का आप जानते हैं, वो एक एम्बेसी में गए थे, कंडोलेंस मैसेज लिखने गए थे, तो उन्होंने अपने मोबाइल में 3 बार देख के उस कंडोलेंस के मैसेज को लिखा। तो राहुल गांधी ने जीवन में कितना लिखा होगा ये आप जानते हैं। तो यही वजह है कि इंटरोगेशन जो है 10 घंटे 9 घंटे चल रहा है, सब लिख के देना पड़ता है। ये सारी समस्या की जड़ तो यही है कि और एनफोर्समेंट डायरेक्टर सब जानती है, लेकिन वो राहुल गांधी के मुंह से सुनना चाहती है, उनका लिखित बयान लेना चाहती है। उसकी वीडियोग्राफी भी हो सकती है, लेकिन लिखित बयान का ज्यादा महत्व होता है। और दूसरी बात यह है कि जो जो दिल्ली में आज तीसरा दिन से जो साइट एंड साउंड शो चल रहा है कांग्रेस साहब, तो कांग्रेस ने केवल अब ये खुले तौर पर मान लिया है कि देश में कोई मुद्दा हो, यदि परिवार के ऊपर संकट आएगा तभी वो अपनी पूरी ताकत से सड़कों पे उतरेगी, वरना वो बैठी रहेगी। जैसे अभी हाल में राज्यसभा चुनाव हुआ, तो उत्तर प्रदेश में में तो खैर आराम से हो गया, महाराष्ट्र में और हरियाणा में बीजेपी ने अपने कोटे से 1 सीट ज्यादा जीत ली। कांग्रेस ने जितने लोग उतारे उसमें 3 लोग यूपी के हैं, उसमें एक महाराष्ट्र से है और दो एक राजस्थान से है और 2 महाराष्ट्र से है, इमरान प्रतापगढ़ी, प्रमोद तिवारी और राजीव शुक्ला। यानी तीनों परिवार के लॉयलिस्ट को ही उतारा गया, और इवन इमरान प्रतापगढ़ी भी परिवार का ही लॉयलिस्ट है। तो और वही भारतीय जनता पार्टी अपने दलित और पिछड़ी जातियों में अपने जनाधार को बढ़ाने में लगी है। यूपी के राज्यसभा चुनाव में से एक निषाद है, एक यादव है, एक जाटव है, और अन्य जाति के लोग हैं। टोटल 8 कैंडिडेट थे, लेकिन कांग्रेस की सारी चिंता केवल ऐसे लोगों को राज्यसभा में लाने की थी जो परिवार के लिए एक सुरक्षा कवच बन के काम करेंगे, परिवार के लिए लड़ेंगे। और G23 से एक भी नहीं आया। तो जो आप कह रहे हैं, सारी समस्या ये है कि लिख के देना पड़ेगा, और कांग्रेस ने ये अब मान लिया है कि वो परिवार के संकट पे जब संकट आएगा, जब परिवार के अस्तित्व पे संकट आएगा, तभी वो मैदान में उतरेगी, दंगा करेगी, सड़कों पे टायर जलाएगी, बवाल करेगी। और जैसा बहुजन समाज पार्टी के बारे में कहा जाता था कि जब तक बहन जी के ऊपर आंच नहीं आएगी तब तक बहुजन समाज पार्टी कभी सड़क पे नहीं उतरेगी। वो चाहे कोरोना का मामला हो, चाहे नूपुर शर्मा का मामला हो, या जो अभी बुलडोजर के ऊपर जो विवाद चल रहा है, कांग्रेस सारे मुद्दों पर केवल ट्विटर पर एक्टिव रहती है, या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेती है, या कोई सेमिनार हो जाती है। लेकिन इस तरह से सड़क पे उतर करके कांग्रेस ने पिछले 8 साल में जो इतना कष्ट किया है, जो इस समय जबरदस्त हीट वेव चल रही है, येलो अलर्ट तक दिल्ली में जारी हो चुका है, तो यानी अब परिवार की आन बान शान पे संकट है। तो इसलिए ये केवल ये सब हो रहा है। हाँ, कांग्रेस का ये आरोप जरूर लगा सकती है कि ये मामला 2012 से चल रहा है, लेकिन कांग्रेस को ये भी याद रखना चाहिए कि कांग्रेस को इसमें दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। सोनिया गांधी, राहुल गांधी को दिल्ली सेशन कोर्ट से
बेल लेनी पड़ी। कांग्रेस का ये आरोप है कि साहब ये कांग्रेस इसके जरिए वो बीजेपी राजनीतिक दोहन कर रही है, इसका पॉलिटिकल माइलेज ड्रॉ करने का प्रयास कर रही है, क्योंकि राहुल गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले रफाल मामले में नरेंद्र मोदी को चौकीदार चोर कहने का अभियान चला चुके हैं। ये सारी बातें कही जाएंगी, लेकिन जो जो इसका राजनीतिक आधार है, कांग्रेस ने लोन लिया, कांग्रेस ने लोन राइट ऑफ किया, यंग इंडिया लिमिटेड ने 50 लाख रुपए खर्च किए और एसोसिएट जर्नल्स की पूरी हिस्सेदारी खरीदी। कैलकाटा की एक शेल कंपनी है डॉटेक्स से पैसा लिया गया। ये सारे जो भी डील्स हुए हैं, कांग्रेस, यंग इंडिया लिमिटेड और एसोसिएट जर्नल लिमिटेड, तीनों में पार्टी एक ही है, गांधी परिवार। ये तो बहुत ही ब्लैटेंट किस्म का वायलेशन है, ओपन एंड शट केस है। कांग्रेस इसमें बहुत ज्यादा जो है विक्टिम कार्ड बहुत लंबे समय तक नहीं खेल सकती। तो सारा बयान देना है, लिख के देना है, और परिवार पे संकट है। और जहां तक मेरी समझ है राजनीति की, ये मामला केवल या कानून की, ये मामला केवल पूछताछ तक सीमित नहीं रहेगा, अब इसके आगे भी ईडी को जाना पड़ेगा। जी बहुत अहम बातें आपने कही हैं वीरेंद्र जी। भ्रष्टाचार का मामला है राजीव जी। सत्याग्रह के नाम पर मोदी को गोलियां निकाली जा रही हैं, पुलिस के अधिकारियों को धमकाया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि सब याद रखा जाएगा। बीच सड़क पर आग लगाई जा रही है, टायर डाल करके एक संकेत दिए जा रहे हैं पूरे देश में कार्यकर्ताओं को कि जगह जगह अगर ज़रूरत पड़े तो जैसा हम कर रहे हैं उसका अनुसरण करो। जाहिर है ईडी पर एक प्रेशर बिल्डअप करने की भी कोशिश की जा रही है। और ये तमाशा क्यों किया जा रहा है? अगर ये सच्चे हैं, अगर इन्होंने बिल्कुल कोई अपराध किया ही नहीं है, गलत काम किया ही नहीं है, तो सीधे सीधे जाकर के इंट्रोगेशन में शामिल क्यों नहीं हुए? बड़ा सवाल ये है कि क्या ये गांधी नेहरू परिवार इस देश के कानून से, संविधान से ऊपर है क्या? क्या ये एक होली काऊ है कि उससे आप किसी भी तरह का कोई सवाल पूछ ही नहीं सकते हैं? उनके अपने मन में तो ऐसा ही कुछ भाव है। उनके हिसाब से वह एक राज परिवार है, मतलब पूरे कांग्रेस इकोसिस्टम में उससे राज परिवार के रूप में देखा जाता है, और बाकी सारे लोग दरबारी ही होते हैं। तो यदि राज परिवार पर आंच आएगी तो सारे दरबारी इकट्ठा होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। मतलब जो कांग्रेस की प्रतिक्रिया है वो बहुत स्वाभाविक है, इसमें कोई भी आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। जब जनता सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार 1977 में बनी थी और इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया गया था, तो उस समय भी इसी तरह की प्रतिक्रियाएं आई थी। लेकिन उसके बाद फिर इंदिरा गांधी को एक बेलछी का मौका मिला था। बेलछी मोमेंट जो भारतीय राजनीति का रहा है, शायद कुछ कांग्रेसियों को आशा होगी कि अब इसी तरह से यदि राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, हो सकता है अगले कुछ दिनों में सोनिया गांधी की भी इसी तरह से वहाँ पेशी हो, क्योंकि उनको भी समन दिए जा चुके हैं। तो क्या उसके बाद सोनिया गांधी का वही बेलछी मोमेंट क्रिएट किया जा सकेगा, बनाया जा सकेगा? हालांकि अब ये 1977 वाला समय नहीं है, और न ही जिस तरह के मुकदमे इंदिरा गांधी पर उस समय की जनता पार्टी की सरकार ने बेवकूफ़ी में लादे थे, उन मामलों से इस नेशनल हेराल्ड मामले की कोई तुलना की जा सकती है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, जो दिलचस्प बिंदु है, वो ये है कि यह मुकदमा अपनी ओर से एक तरह से समझें कि मोदी सरकार का किया हुआ है ही नहीं। यह 2012 में ही स्वामी का दाखिल किया हुआ मुकदमा है। तो मैं तो इसमें ये कहूंगा कि मोदी सरकार ने इसमें अभी तक, यदि ईडी की इस पूछताछ वाले दौर को छोड़ दें जिसमें लगातार 3 दिन राहुल गांधी को बुलाया गया है, इससे पहले तक जिस रफ्तार से मोदी सरकार के रहते हुए एजेंसियों ने काम किया है, वो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ढील दी गई है। और शायद इस ढील ने भी इस राज परिवार के मन में वह भाव पैदा किया कि भाई हमें कौन छू सकता है, या हमें कौन बुला सकता है, या हमें कैसे अभियुक्त की तरह से व्यवहार किया जा सकता है। ये सारी बातें जो हैं
यदि यही चीजें 2014 में हो गई होती, 2015 में हो गई होती, 2016 में भी हो गई होती, तो शायद मतलब तब इनके तेवर ऐसे नहीं नजर आए होते जैसे आज नजर आ रहे हैं। जो इतने 8 वर्षों की ढिलाई दी गई, उस ढिलाई ने भी इनका यह तेवर पैदा किया है। मैं तो कई बार कहता हूं कि 2014 में मोदी जी ने जो जो चुनावी भाषण दिए थे, जिनको जैसे कभी दामाद जी के नाम पे कुछ कहा या तमाम जो बातें कही, वो सारी बातें जो हैं वो उनके सरकार में आते ही, प्रधानमंत्री बनने के बाद एक तरह से जैसे ठंडे बस्ते में चली गई। तो वैसा होना नहीं चाहिए था। जनता ने आपको वोट क्यों दिया था? आपने भ्रष्टाचार के मामले उठाए थे। उन भ्रष्टाचार के मामलों को तार्किक अंजाम तक पहुंचाना, यह आपकी मैंडेट का एक हिस्सा था। ये 2014 के मैंडेट का बहुत बड़ा हिस्सा था। 2019 में भी आपने एक भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया, इस बात की तस्दीक जनता ने की थी। लेकिन वहां भी यह शामिल था कि ठीक है, 5 साल में नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, अब आगे इन मामलों को तार्किक अंजाम तक पहुंचाइए। 2019 के बाद भी अब ये आज 2022 हो गया, तो काफी धीमे रफ्तार से चीजें चली हैं। इससे पहले यदि आपको याद होगा तो 2G मामले में, एक ऐसे मामले में जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने 180 से ज्यादा टेलीकॉम लाइसेंस रद्द किए थे, वैसे और बहुत साफ तरीके से अपने फैसले में लिखा था कि किस तरह से गलत हुआ, किस तरह से पक्षपात पूर्ण तरीके से, आपराधिक तरीके से लाइसेंस बांटे गए थे। और उसके बाद उसी 2G मामले में, चूंकि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने सिर्फ फैसला ये था कि लाइसेंस वैध है या नहीं है, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने लाइसेंसेस रद्द किए थे। उसके बाद एक आपराधिक मुकदमा, कि अगर अपराध हुआ तो फिर उस अपराध के लिए कोई दोषी होगा, उसको दोषी को सजा दी जाए। वो चाहे सरकार में हो, चाहे कंपनियों में हो, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, जिन्होंने रिश्वत दी, जिन्होंने रिश्वत ली, उन पर मुकदमे चले। उसका जो मुकदमा चला 2G का, तो जो निचली अदालत में मुकदमा चला, वो इतने लचर तरीके से वो मुकदमा हुआ अभियोजन पक्ष की ओर से, कि उस लचर तरीके का सारा ब्यौरा जो है वो न्यायाधीश महोदय को अपने निर्णय में भी लिखना पड़ा, कि मतलब हमारे पास कोई सबूत लेकर के आया ही नहीं, तो मैं किस बात पर किसको क्या सजा दे दूं। इस तरह का भाव उन्होंने अपने फैसले में लिखा। लेकिन मसला ये कि जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अन्याय होता हुआ पाया, नाइंसाफी होती हुई पाई, पक्षपात देखा, अपराध देखा, उस मामले में निचली अदालत में आपराधिक मुकदमा जब चला तो किसी को कोई सजा नहीं मिली। तो ये खामियाजा जो है, एक तरह से हमारी न्याय व्यवस्था पर टिप्पणी है या सरकार के अभियोजन पर टिप्पणी है। तो मैं ये बहुत साफ तरीके से देख रहा हूं कि जितने भी भ्रष्टाचार के मामले हैं, हाई प्रोफाइल मामले रहे हैं, उनको तार्किक अंजाम तक पहुंचाने में मोदी सरकार अभी तक बहुत ढीली रही है। अब यदि वो तेजी दिखा रही है या एजेंसियां वापस तेजी के साथ अपना काम करना शुरू कर रही है, तो ये एक अच्छा संकेत है। मतलब वो कहते हैं कि चलिए, मतलब देर आए दुरुस्त आए वाली बात भी अगर साबित हो जाए, अगर वो कहावत भी सही हो जाए, तो फिर भी एक बात रहेगी कि हाँ ठीक है, जो चीजें न्याय व्यवस्था के अनुसार जैसी होनी चाहिए थी वैसी हुई। अंततः देखिए, कोई अपराधी है या नहीं है उसका निर्णय मैं नहीं करने वाला, मेरे कहने से कुछ नहीं होता, आपके कहने से कुछ नहीं होता, अंततः यह निर्णय न्यायालयों को करना है। लेकिन सरकार का काम होता है अभियोजन को सही तरीके से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना। उससे पहले आपको जांच की सारी कार्रवाई पूरी करनी पड़ती है, पूछताछ पूरी करनी पड़ती है। उन सब कामों में अभी तक मुझे लगता है बहुत वक्त बर्बाद हुआ है। अब यदि काफी तेजी से कार्रवाई होती है तो अच्छी बात है। दूसरी चीज ये है कि सुब्रमण्यम स्वामी भी अभी तक बैठे हुए हैं, हालांकि मोदी सरकार से बड़े नाराज चल रहे हैं आजकल, लेकिन इस मामले में अभी तक उन्होंने गांधी परिवार को क्लीन चिट नहीं दी है। वो अभी भी अदालतों में जा रहे हैं, मुकदमा लड़ रहे हैं। सिर्फ ईडी की जो पूछताछ चल रही है वो नहीं, चूंकि नेशनल हेराल्ड से जुड़े कई मुकदमे साथ साथ चल रहे हैं, तो उसमें जो स्वामी का मुकदमा है उसमें अभी उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि अभी 2 हफ्ते पहले एक सुनवाई की थी। हालांकि कहीं पर उसी इंटरव्यू से ये भी समझ में आता है कि शायद गांधी परिवार को कुछ लोगों ने समझा दिया कि वो सब रफा दफा हो गया, मुकदमा निपट गया, शायद वो इस भरोसे में बैठ गए थे कहीं पर। लेकिन अब ये फिर से अगर डिब्बा खुला है तो अच्छी बात है, कम से कम अब चीजों को सही अंजाम तक, तार्किक अंजाम तक पहुंचाया जाए, यही आशा कर सकते हैं।
बड़ी अहम बातें आपने कही हैं राजीव जी। और वीरेंद्र जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, हालांकि जो बातें राजीव जी कह रहे हैं बिल्कुल सही है, बहुत धीमी गति से हमारी एजेंसियां काम करती हैं, और जाहिर है उसका ब्लेम सरकार के ऊपर भी आता है जो इस समय सत्ता में है, नरेंद्र मोदी के ऊपर भी आता है। पर हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं कि अलग अलग एजेंसियों ने काफी तेजी से काम किया है, गिरफ्तारियां की हैं। वहां के 2 मंत्री, अभी तो एक पदस्थ है, एक पूर्व मंत्री, दोनों आर्थर रोड जेल में हैं। कुछ और लोगों की भी संपत्तियां कुर्क हुई है, उनके खिलाफ भी कार्रवाइयां चल रही हैं। 96 से लालू के खिलाफ चारा घोटाला का मामला चल रहा है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि चाहे लालू का परिवार हो, खुद लालू हो या उनके समर्थक हों, चाहे महाराष्ट्र की पूरी जो राजनीतिक जमात है, पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो हों, चाहे दिल्ली में बैठी हुई पॉलिटिकल जमात हो, वो इन सारे केसों ये ठीकरा फोड़ती हैं नरेंद्र मोदी के सिर पर। चारा घोटाला अगर 96 से चल रहा है, उसके लिए नरेंद्र मोदी कैसे जिम्मेदार हैं? अगर बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश से जो वहां पर गिरफ्तारियां हुई हैं मनी लॉन्ड्रिंग के केस की, अनिल देशमुख की, नवाब मलिक की, उसके लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार कैसे हैं? और ये मामला भी 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी निचली अदालत में लेकर के गए थे। 2014 में पहला समन जारी किया गया। 19 दिसंबर 2015 को जाकर के माँ बेटा ने जमानत ली, और तब से जमानत पर बाहर हैं, करीब करीब 6.5 साल से। इसके लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार कैसे हैं? तो ये जो एक मानसिकता बन गई है कि अगर सेंट्रल एजेंसियां काम कर रही हैं, चाहे धीमी गति से कर रही हैं, देर से कर रही हैं, पर उनके लिए भी प्रधानमंत्री के सिर पर ठीकरा फोड़िए। देखिए, ये सारे परसेप्शन बनते हैं टेलीविजन की डिबेट से। जब सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मामला चल रहा था, तो कांग्रेस के एक महान नेता ने कहा कि लाल किस अडवाणी भी तो विदेशी हैं, ये तो पाकिस्तान से आए हैं। तो इस तरह के तर्क जो है टीवी डिबेट में चल जाते हैं, कुतर्क दिए जाते हैं। और जो सारा टेलीविजन का विमर्श है, जो अल्टीमेटली पॉलिटिकल विमर्श बनता है, जो सार्वजनिक डिस्कोर्स का हिस्सा बनता है, वो 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 केवल 2-3 चीजों पे चलता है, शब्द जाल और शब्द आडंबर, रेटरिक एंड जार्गन, इस पे चलता है। तो ये सब और ये खुल के कहा जाता है, और ये ऐसे कहा जाता है कि जैसे पहली बार हो रहा हो। और जहां पे नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए वो ये है कि अप्रैल 21 में वेस्ट बंगाल में चुनाव हुए। जिस पैमाने पर चुनाव के बाद बंगाल में बीजेपी के समर्थकों पर और या जिनको टीएमसी मानती थी, इन्होंने बीजेपी को वोट दिया है, उनके खिलाफ व्यापक हिंसा हुई, उनके घर जलाए गए, बलात्कार हुआ, हजारों लोग जो है बंगाल छोड़ के आसाम चले गए, और उसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी हुई। उसके मामले में भी पैरवी ये मोदी गवर्नमेंट की पैरवी बहुत लचर थी, और अभी भी उसमें कोई बहुत तेज काम नहीं हुआ है, कोई गिरफ्तारियां हुई हैं। वही त्रिपुरा में अभी इस साल में कुछ महीने पहले एक कोई वामपंथी पोर्टल की 2 लड़कियां रिपोर्ट करने गई थी, जब वहां कोई कम्युनल वायलेंस हुआ था। वहां की सरकार ने उनके खिलाफ यूएपीए में मुकदमा दर्ज कराया, और अगले 24 घंटे या 48 घंटे में वो उनका इकोसिस्टम एक्टिव हुआ और सुप्रीम कोर्ट से उस पर स्टे हो गया। तो सरकार की जो कोताही है वो तो यही है कि ये अपने ही समर्थकों के पीछे या जो अपना ही जो कैडर है उनके लिए बहुत ज्यादा चिंता नहीं करते हैं। इनको मालूम है कि इलेक्शन आएगा तो हम संभाल लेंगे। असली बात तो ये है। लेकिन जिस तरीके से शाहरुख खान के बेटे के खिलाफ पिछले वर्ष अक्टूबर में मुकदमा हुआ, और बाद में एनसीबी ने जो चार्जशीट फाइल की, तो उसके बेटे को आर्यन खान को जो क्लीन चिट दे दी, उससे निश्चित तौर पर जो विपक्ष का आरोप है कि विच हंटिंग हो रही है और वेंडेटा हो रहा है, उसको थोड़ा बल तो मिला है। और जिस तरीके से बड़े पैमाने पर झारखंड में भी आज जो वहाँ प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइनिंग है पूजा सिंघल, वो भी जेल में है, और ये मामले हुए हैं, तो कार्रवाई तो हुई है। लेकिन जाहिर है कि सरकार कार्रवाई करे तो ना करे तो उसमें वेंडेटा का आरोप तो लगेगा ही। कांग्रेस ही जो अपना इस मामले में जो स्वर्णिम इतिहास है,
वो उसको भूल जाती है कि उसके दौर में क्या क्या हुआ था और किस तरीके से नरेंद्र मोदी को एज चीफ मिनिस्टर ह्यूमिलेट किया गया था। 10-10 घंटे उससे इंटरोगेशन चलता था, एसआईटी की टीम करती थी गांधीनगर में, और नरेंद्र मोदी लंच ब्रेक के लिए भी नहीं जाते थे, और बीजेपी ने कभी प्रोटेस्ट नहीं किया गुजरात में इसको लेकर के सब। और किस तरीके से इस जहां मामले में जो 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 सो कॉल्ड फेक एनकाउंटर था, इंटेलिजेंस ब्यूरो के स्पेशल डायरेक्टर को भी चार्जशीट में नेम किया गया। पूरी ब्यूरोक्रेसी में बवाल हो गया कि कभी भी आज तक इंटेलिजेंस के अफसर को चार्जशीट नहीं किया गया। राजीव जी को किस्सा याद होगा, राजेंद्र कुमार थे स्पेशल डायरेक्टर, इस तरह जहां केस उसको भी चार्जशीट कर दिया गया। आसिफ करीम इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर थे, जो इस समय भी पीएमओ में प्रिंसिपल सेक्रेटरी में हैं और शायद पीएम के एडवाइजर हैं ऑन द इश्यूज ऑफ टेररिज्म। ये सब हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट का जो मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के जमाने में जो सीबीआई के बारे में टिप्पणी थी, इट्स ए केज पैरेट, एक पिंजरा है जो तोते में बंद है, इस सब से भी ये परसेप्शन बनता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि दिन भर जो टीवी चैनल में जो प्रवक्ता लोग 5-5, 6-6 घंटे 5 चैनल में 6 चैनल में जाते हैं, वो लोग बिना पढ़े कुछ भी बोल देते हैं, और जनता भी नहीं पढ़ती है, और लोग भी जो है अब अखबार पढ़ने का कष्ट नहीं उठाते हैं। वो सोशल मीडिया से, टेलीविजन से जो उनको मिल जाता है वो उसी में प्रसन्न रहते हैं। और मैं तो कहूँगा जो नुपुर शर्मा का बयान है को लेकर के जो विवाद हो रहा है, जिस तरीके की जो है एक तो व्यक्तिगत स्तर पर टिप्पणियां होती है, तू में होती है, और जो सिविलाइज्ड डिस्कोर्स से हट करके जो बातचीत होती है, और लोग बिना पढ़े बिना तैयारी किए आ जाते हैं और बोलते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी वजह है ये विवाद होने की। तो जो बात आप कह रहे हैं कि ये विवाद हमेशा रहेगा, ये विषय हमेशा डिबेटेबल रहेगा, जब भी कार्रवाई होगी तो यही कहा जाएगा। और जब नेता फंसता है तो उसके पास वेंडेटा के अलावा कहने को होता क्या है कि साहब ये बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। लालू यादव आज आप आम लोगों से पूछिए तो लोग ये मान के चलेंगे साहब ये लालू यादव को तो मोदी ने फंसाया है। जबकि जब गुजराल साहब या जब देवगौड़ा प्राइम मिनिस्टर थे, सरदार जगजीत सिंह डायरेक्टर थे सीबीआई के, या जोगेंद्र सिंह, उस समय का मामला है। नरेंद्र मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने के लगभग 18-20 साल पहले का मामला है ये आज का मामला नहीं है। और जो तिवारी जी जो इस समय जेडीयू के नेता हैं बाबा, वो उस समय ये सारा पीआईएल हाईकोर्ट में लेकर के वही गए थे। वो फिर से आरजेडी, शिवानंद तिवारी, वो आज फिर आरजेडी के नेता बने बैठे हैं, बीच में वो जेडीयू के साथ चले गए थे। तो ये सारी बातें लोग भूल जाते हैं। और उसमें सुशील मोदी ही थे उस पीआईएल में लालू के खिलाफ, ये बीजेपी का इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन और ये लोग भूल जाते हैं तीन मोदी, लालू यादव, नीतीश कुमार, ये सब लोग जो है बिहार के 70 के दशक के जेपी मूवमेंट से निकले हुए लोग हैं तीनों, और तीनों लगभग समकालीन हैं। 70 से कम तीनों में कोई नहीं है। तो जनता की मेमोरी बहुत छोटी होती है और लोग आमतौर पर बहुत सिनिकल होते हैं। वो नकारात्मक बातों पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं, हाँ ऐसा होगा। और इलेक्टेड लीडरशिप जो नेता हैं उनके बारे में भी लोगों की जो उनकी साख है, जब किसी भी नेता के खिलाफ करप्शन का आरोप लगता है, लोग देखते हैं एक चुनाव में करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, तो जनता सहज इसको विश्वास कर लेती है, हाँ ऐसा हुआ होगा, ऐसा है। और ये तो मानवीय प्रवृत्ति है, जो नेगेटिव और सिनिकल बात होती है वो ज्यादा बिकती है, और टीआरपी के लिहाज से भी यही जरूरी है। तो ये कुछ कारण है इसके कारण इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। अब बताइए, वो सुरजेवाला कह रहे हैं कि राहुल गांधी सवाल पूछते हैं, हम ये नहीं होने देंगे। और जो है भाई ये वो अधीर रंजन चौधरी कह रहे थे ये इंडिया है कि बनाना रिपब्लिक है, पुलिस हमारे कार्यालय में घुस आई है। अरे वो न्यू दिल्ली का एरिया है, वो जो है सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण इलाका है। वहां से चाणक्यपुरी दूर नहीं है, डिप्लोमेटिक एरिया दूर नहीं है, संसद भी वहां से दूर नहीं है, सारे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान उसी क्षेत्र में लोकेटेड हैं। तो पुलिस को तो अपनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन जब टेम्पर्स हाई होते हैं, जब लोग आवेश में होते हैं, तब रीजनेबल और लॉजिकल और लीगल बात कहने से जनता में जोश नहीं आता। कुछ आपको बोलना पड़ता है।
और सबसे आसान ये है कि अब आप विक्टिम कार्ड प्ले करो, कि राहुल गांधी विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं इस समय, 3 दिन से तमाशा हो रहा है, लेकिन 3 दिन से लगातार विक्टिम कार्ड खेलने के बावजूद अभी तक उनको कोई जनता से कोई समर्थन की लहर उठी हो ऐसा कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। भारत में विक्टिम कार्ड खेलने का स्थायी अधिकार केवल मुसलमानों को है, जो पिछले 80 साल से वो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, वो पत्थर भी चलाएंगे, विक्टिम बने रहेंगे। वो जो है जब मामला जब उनको लड़ाई जीतनी होगी तो वो सेकुलरिज्म की बात करेंगे, वो संविधान की बात करेंगे, और जब देखेंगे मामला तो हमारे खिलाफ जा रहा है तो कहेंगे कि वो एक ही सजा सर्तन से जुदा। तब वो भूल जाते हैं कि सेकुलरिज्म क्या है और संविधान क्या है और आइन का राज क्या है। तो ये तो अपनी अपनी कन्वीनियंस के आधार पे है। तो ये मामला ये जो वॉर ऑफ रेटोरिक है, ये शब्द जाल का युद्ध है, ये बहुत जमाने से चल रहा है और ये चलता रहेगा। अब ये मैग्नीफाई होकर ज्यादा तीव्रता से हमारे सामने आता है टेलीविजन चैनल और सोशल मीडिया की वजह से। ये जब हम 6 घंटे 8 घंटे जब सोते हैं बस तभी उससे दूर रहते हैं, वरना जब तक हम चेतन हैं, जागृत हैं, जगे हुए हैं तो ये हमारे सामने चलता रहता है, घूमता रहता है लगातार। मोबाइल फोन तो सबके हाथ में रहता ही है, तो ये चलेगा चौधरी साहब, ये रुकने वाला नहीं है। लेकिन कानूनी एजेंसियां जो लीगल कोर्स है, अल्टीमेटली लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, जो भी कुछ कहा जाए। बहुत सही तरीके से आपने डिस्क्राइब किया है। राजीव जी, हम एक टेलीविज़न चैनल के पर्दे पर देख रहे थे, एक संवाददाता ने एक बड़ा अच्छा काम किया। जिनको ये लेकर के आए थे प्रदर्शन के नाम पर, भीड़ जुटाने के नाम पर, उनमें से कुछ महिलाओं, कुछ पुरुषों, कुछ नौजवानों से उन्होंने पूछा कि आप लोग क्यों आए हैं, मुद्दा क्या है, मसला क्या है। उनको पता नहीं था कि मसला क्या है। किसी को कहा गया था कि राहुल गांधी से आपकी मुलाकात कराएंगे, किसी को कहा गया था कि बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, रोजगार छिन गए हैं, तो ये सब मुद्दे बता रहे थे। राहुल गांधी से इंट्रोगेशन हो रहा है, ईडी पूछताछ कर रही है, ये सब उनको नहीं बताया गया था। और हम और आप ये भी नोट कर रहे हैं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं कांग्रेस की, या जो कैमरों के सामने बैरिकेड पर पुलिस से लड़ते झगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं या गिरफ्तार होकर के बसों में सवार हो रहे हैं, उन चेहरों में ज़्यादातर वही हैं जिनको अभी अभी राज्यसभा में लेकर के आया गया है, पार्लियामेंट में लेकर के आया गया है। चाहे मुकुल वासनिक हों, इमरान प्रतापगढ़ी हों, या जो 2 चीफ मिनिस्टर अभी इनके रह गए हैं राजस्थान और छत्तीसगढ़ के, वो 3 दिन से यहाँ डेरा डाले पड़े हैं। यानी पूरी कांग्रेस जो है वो सड़कों पर नहीं है। दूसरी बात ये है कि दिल्ली तक के कांग्रेस के वर्कर अकबर रोड नहीं पहुंच रहे हैं। दिल्ली में भी इनके कार्यकर्ता ऐसा लगता है भाग गए हैं, अब किराए के लोग लाने पड़ रहे हैं, वो भी नहीं बता पा रहे हैं कि वो क्यों आए हैं। ये सिचुएशन जो है कांग्रेस के लिए, क्या इन्हीं का अपना जो पोल पट्टी है या तमाशा है उसको खोल करके नहीं रख रही है? जी, और आपने जो जिक्र किया कि सिर्फ वही चेहरे जो हाल में राज्यसभा पहुंचे हैं या मुख्यमंत्री हैं, तो वैसा ही एक वीडियो इनका भी आया था अभी, दिग्विजय सिंह का, जब वो पहुंचे थे कांग्रेस दफ्तर, तो शायद वो आपने देखा ही होगा, जिसमें वो बोल रहे हैं कि अच्छा हाजिरी रजिस्टर कहाँ है। मतलब कोई हाजिरी रजिस्टर बनाया हुआ है जहां जाकर के आपको अपना नाम लिखवाना है कि हाँ देखो जी मैं आया था। तो जी जी। ये हाजिरी रजिस्टर कहीं पर बना हुआ है दफ्तर पे कि इन्होंने धरना प्रदर्शन किया, इन्होंने राज परिवार की खिदमत के लिए अपने आप को उपस्थित किया। तो ये सब चीजें हैं। बाकी जो किराए वाली बात आपने कही कि अब किराए पर भीड़ जुटानी पड़ती है, तो ये तो कांग्रेस के लिए वाकई एक चिंताजनक स्थिति है कि वो दिल्ली में भी मतलब 150 लोगों की भीड़ जुटाना उनके लिए बड़ा मतलब एक भारी काम हो गया है, जिसके लिए उन्हें किराए के लोग बुलाने पड़ रहे हैं और उन्हें कुछ मालूम नहीं कि अच्छा हो क्या रहा है, किस लिए धरना प्रदर्शन है, किस लिए विरोध हो रहा है। और बताएं भी तो क्या बताएं कि हमारे युवराज ने कुछ घपला किया था या
हमारी महारानी ने कुछ घपला किया था और उसके चलते एक जांच एजेंसी है ईडी जो इस तरह के आर्थिक अपराध की जांच करती है, उन्होंने इनको सम्मन दे रखा है, बुलाया है पूछताछ करने के लिए कि आप बताओ कि आपने ये घोटाला क्यों किया, कैसे किया। क्या बताएंगे, क्या कह करके बुलाएंगे? तो ठीक है, मीडिया में आकर के प्रवक्ता जो बयान देते हैं वो ठीक है, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने के लिए वो नैतिक संबल कहाँ से आएगा कि आप भीड़ जुटा सकें? दिल्ली में ही बैठे हजारों जो कांग्रेस शुभचिंतक परिवार हैं, वो क्यों निकलेंगे इस समय गांधी परिवार की रक्षा करने के लिए, जब उन्हें ये दिख रहा है कि हाँ, गांधी परिवार ने कांग्रेस की ही एक संपत्ति को अपनी पारिवारिक संपत्ति बनाने के लिए, अपने नाम करने के लिए इस तरह का एक कुचक्र रचा। सब कुछ सामने है, मतलब अब आजकल दुनिया में लोगों के सामने सब कुछ आ जाता है, तथ्य सामने दिखते हैं, उस पर कोई कितना विश्वास करे ना करे, मुकदमे में क्या तथ्य रखे गए हैं, सुब्रमण्यम स्वामी ने कौन कौन से तथ्य दे रखे हैं, पूरा मामला सोशल मीडिया पर लोगों के सामने परत दर परत बिखरा हुआ है। तो वैसे में एक कांग्रेस व्यक्ति जो है, जो वर्षों से कांग्रेस के लिए काम करता रहा हो या समर्थक रहा हो, उसके सामने यह प्रेरणा क्या है कि वो उतर करके सड़क पर आए और नारे लगाए कि हाँ राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वो इस परिवार की अपनी जो एक भ्रष्टाचार के आरोपों से बचने की लड़ाई है, कानूनी लड़ाई है, उस लड़ाई में एक आम कांग्रेस का कार्यकर्ता या समर्थक खुद को झोंके, खुद आकर के कूदे, इसके लिए उसके पास प्रेरणा कहाँ है, उसके पास वो नैतिक संबल कहाँ है? तो कैसे आए वो? कुछ बुनियादी सवाल आपने उठाए हैं वीरेंद्र जी। चर्चा के आखिर में पहुंच गए हैं। हालांकि विषय इतना विशद है कि इस पर तो घंटों चर्चा की जा सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं तो आपको कंक्लूड करनी पड़ेगी। रणदीप सुरजेवाला ने जो बयान है उसमें नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए कहा है कि रावण का, कंस का, दुर्योधन का भी अहंकार टूटा है। कान खोलकर सुन ले मोदी, तेरा भी अहंकार टूटेगा। और एक परसेप्शन बनाया जा रहा है ऑन कैमरा कि चूंकि राहुल गांधी महंगाई, बेरोजगारी, रक्षा, सुरक्षा, किसान, शोषित, वंचित, आदिवासी, इन सब की आवाज बनकर के बहुत मुखरता से मोदी के सामने खड़े हो गए, इसलिए मोदी सरकार अब राहुल गांधी की लीडरशिप से घबरा गई है, डर गई है, इसलिए उनको फंसाया गया है। क्या कहेंगे? देखिए, सुरजेवाला अतिशयोक्ति की भाषा बोलने के आदी हैं, ये कोई नई बात नहीं है। वो रावण, दुर्योधन, कंस ये बहुत बार बोल चुके हैं। और राहुल गांधी जो है दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के नेता बन चुके हैं, उनकी आवाज बन चुके हैं, ये भी बहुत बार बोल चुके हैं। सबसे बड़ा संकट कांग्रेस के सामने ये है कि आज कांग्रेस के पास ऐसा एक भी मास लीडर नहीं है जो जनता से संवाद कर सके, जो जनता में गोलबंदी करने के लिए जनता के बीच में जा सके, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन कर सके अपनी पार्टी के लिए, अपने पार्टी के पक्ष में। प्रियंका गांधी के बारे में हम बहुत कुछ सुनते थे कि उनकी नाक इंदिरा गांधी जैसी है, उनका चेहरा इंदिरा गांधी जैसा है, वो इंदिरा गांधी की तरह बोलती हैं, इंदिरा गांधी की प्रतिमूर्ति हैं। तो हमने देख लिया 2019 में लोकसभा चुनाव में यूपी में क्या हुआ और 2022 में यूपी असेंबली में क्या हुआ। पिछली बार 6 थे, अब की बार 2 पे आ गए। तो कांग्रेस का सबसे बड़ा संकट ये है, जैसे कि कोई जो बावर्ची नाकारा होता है, तो वो जब वो बढ़िया व्यंजन नहीं बना पाता है तो वो मसाले की मात्रा बढ़ा देता है। वही तो वैसे ही इनकॉम्पिटेंट और नाकारा बावर्ची सुरजेवाला हैं। उनको लग रहा है कि जब उनके पास कुछ कहने को है ही नहीं, जनता का एक यू हैव टू स्ट्राइक ए कॉर्ड विद द पीपल। जब जनता की भावना और जनता या टू फायर द इमेजिनेशन ऑफ द पीपल, ऐसा करने की क्षमता वाला कोई नेता आपके पास नहीं है, ऐसा कोई मुद्दा आपके पास नहीं है, तो जाहिर है कि आपकी जो सारी फायर पावर है, जो आपकी सारी आर्टिलरी है, उसका मुंह मोदी की ओर मोड़ दो। लेकिन नरेंद्र मोदी की ओर से जो है
वो जवाब देने संबित पात्रा ही आएंगे या गौरव भटिया आएंगे, मोदी तो आएंगे नहीं। तो ये काम पिछले 8 साल से सुरजेवाला लगातार कर रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। और सुरजेवाला जी जो है हिंदी भी बहुत जो है साफ तरीके से नहीं बोल पाते, क्योंकि वो हरियाणा के हैं। वो राजनीतिक को अराजनीतिक बोलते हैं, और रात में 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि राहुल गांधी दत्तात्रेय गोत्र के ब्राह्मण हैं। तो उनके बारे में तो ऐसा आप कैसे सवाल उठा रहे हैं? वो अलग बात है कि वो कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनते हैं। तो कांग्रेस का ये बहुत बड़ा संकट है कि उसका जनता से संवाद बिल्कुल समाप्त हो चुका है। और जो आप अपनी मैजिक वैंड बताते थे, जादू की छड़ी प्रियंका गांधी, वो भी अब जो है जो बंद मुट्ठी लाख की, खुली मुट्ठी खाक की, तो वो मुट्ठी खुल चुकी है। आज कांग्रेस के पास यूपी में केवल एक नेता है जिसको 20 जिलों में लोग जानते होंगे, 40 जिलों में लोग जानते होंगे। उसका नाम है प्रमोद तिवारी, जो वो 75 इयर्स के हैं। उनको राज्यसभा फिर भेजा गया है राजस्थान से। 1989 से कांग्रेस यूपी में सत्ता से बाहर है। आज 33 साल में कोई ये नहीं बता सकता कि क्या कांग्रेस ने कभी यूपी में लीडरशिप को ग्रूम करने का, कभी किसी नेता को क्या उभारने का कभी कोई प्रयास किया? मुकुल वासनिक 1980 में एमपी थे महाराष्ट्र से, तब यंग थे। और तब मुझे याद है कांग्रेस के कुछ नेता दलित कहते थे कि मुकुल वासनिक को केंद्रीय मंत्री बनाया जाना चाहिए। कांग्रेस दलित नेताओं को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती, इसलिए उसको एमपी नहीं बनाया गया। आज मुकुल वासनिक को 42 साल बाद फिर जो है राज्यसभा भेजा जा रहा है। लेकिन क्या मुकुल वासनिक कैबिनेट मिनिस्टर किस सरकार में रहे, ये आपको लोगों से पूछना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। ये है कांग्रेस की नीति, इस तरीके से नेता उभारती है। और वही आप अगर बीजेपी को देख लीजिए तो बीजेपी हर चुनाव में 10 नेता उभरते हैं हर राज्य में। यूपी में जो है दलित हो, पिछड़ी जाति के हो, हर ब्राह्मण हो, राजपूत हो, हर जाति से बीजेपी के पास नेता लगातार हर चुनाव में उभर रहे हैं। ये प्रक्रिया 2014 से लगातार जारी है। जैसे बेबी रानी मौर्य को जो है आगरा की मेयर थी, वो उत्तराखंड की गवर्नर बन गई, अब वो विधायक बन गई, अब वो कैबिनेट मिनिस्टर बन गई, कल वो मुख्यमंत्री बन सकती हैं। बहुत सहज समान प्रक्रिया के तहत कोई किसी को कोई परोपकार नहीं होगा। तो एक यंग आदमी है 45 इयर्स का, बाबूराम निषाद, हमीरपुर का है, वो राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया। एक यंग महिला है संगीता यादव, पिछली बार विधायक थी 2017 में चौरी चौरा गोरखपुर से, अब की वो सीट चलेगी सीट शेयरिंग में निषाद पार्टी को, वो भी राज्यसभा पहुंच गई। तो ये सब काम कभी कांग्रेस ने सोचा ही नहीं। तो अब इसके अलावा करे क्या? टेलीविजन कैमरा के सामने जो है आक्रामक भाषा में बाइट देने के अलावा उनके पास कोई विकल्प ही नहीं बचा इस समय। जी जी। और आखिर में एक सवाल तो बनता ही है राजीव जी, अभी कुछ समय पहले जो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के ही पार्टी के सीनियर नेता हैं, राहुल गांधी से तो उम्र में भी 1.5 गुना होंगे, उनसे भी ईडी ने पूछताछ की थी, पवन बंसल से भी पूछताछ की थी। तब तो कांग्रेस का शायद कोई बयान भी नहीं आया, कोई सड़क पर संघर्ष करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। राहुल गांधी सिंपल एमपी हैं वायनाड से, केरल की, उनके लिए पूरी कांग्रेस जो है वो जून के महीने में तपती हुई सड़कों पर पसीना बहा रही है और मोदी को गालियां दे रही है। छोड़ देते हैं इस बात को भी कि परिवार जो है इस पार्टी पर भारी पड़ रहा है और परिवार पार्टी से बड़ा है, ये हम सब जानते हैं, इसमें कोई चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। पर सवाल ये है, अगर राहुल गांधी गिरफ्तार हो जाते हैं तो क्या करेंगे? अभी तो गिरफ्तारी नहीं हुई है, तीसरा दिन है, पूछताछ चल रही है, पर हमारा अपना अनुभव ये है कि जब ईडी की पूछताछ लंबी खिंचती है, घंटों घंटों में खिंचती है, तो बाद में निकल करके ये आता है कि जिससे पूछताछ हो रही है वो सहयोग नहीं कर रहा है, इसलिए उसकी गिरफ्तारी जरूरी है, उसको कस्टडी में लेना जरूरी है। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा?
तब शायद इस खतरे को देखते हुए ही कांग्रेस इस बार इतनी आक्रामक दिख रही है। और दूसरे आपने कहा कि खड़गे से पूछताछ हुई या फलां से पूछताछ हुई, चिदम्बरम तो जेल भी चले गए थे, तो कांग्रेस पार्टी ने कहा कौन सा धरना प्रदर्शन किया है, कौन सी किस सड़क पर कौन सा टायर जला दिया, लेकिन वो सब जाने दीजिए। राज परिवार अलग है, वहां पर जब बात आएगी तो कांग्रेस दूसरे तरीके से लड़ेगी। बाकी कहीं किसी को कुछ कर दिया जाए उससे पार्टी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ये तो है ही। अब खड़गे साहब अपने आप को जो भी समझते हों, लेकिन ये बात उनको भी पता होगा कि भाई मेरे नाम पे कौन निकलेगा। हालांकि निकालने की जो बात है वो तो आज की तारीख में भी कोई आम कांग्रेस कार्यकर्ता निकल नहीं रहा है, या कांग्रेस समर्थक कोई सड़क पे निकल नहीं रहा है। जो उस इकोसिस्टम में बंधे हुए हैं, जिन्हें एक अपनी चाकरी बजानी है, जिन्हें अपनी हाजिरी लगानी है, तो वैसे लोग जाकर के हाजिरी लगा रहे हैं और बढ़ चढ़ के एक टेलीविजन फुटेज भी दे रहे हैं, टेलीविजन बाइट भी दे रहे हैं, ताकि याद रहे, ध्यान रहे, सनद रहे कि हाँ मैं भी था, लड़ने में मैं भी आगे था। तो बाद में जब परिवार के सामने अपनी वफादारी साबित करनी होगी तो उनके सामने सबूत रहे कि ये देखिए, ये फोटो, ये मैंने यहाँ लाठी खाई, यहाँ में मेरी पीठ छिल गई, या इस तरह से हर आदमी के पास अपना अपना कुछ ना कुछ सबूत होगा कि देखिए मैंने ऐसे किया था। लेकिन बात जो है कि अगर राहुल गांधी गिरफ्तार हो जाते हैं तो क्या होगा, तो मुझे लगता है कि ज्यादा कुछ खास नहीं होगा, बल्कि उससे आगे की अभी बात और सोचनी चाहिए कि ठीक है, अभी 2 बार शायद टल गया सोनिया गांधी के समन का मामला, लेकिन अंत में सोनिया गांधी को भी समन पर हाजिर होना होगा, उन्हें भी ईडी दफ्तर पहुंचना है आगे चल करके। अगले कितने दिनों में उनकी तबीयत कैसी रहती है उसके आधार पर शायद यह तय होगा, लेकिन देर सवेर शायद उनको भी ईडी के दफ्तर पहुंचना होगा। तो कांग्रेस को अभी 2 चीजों के बारे में सोचना है कि अगर राहुल गांधी की गिरफ्तारी होती है तो क्या होगा। गिरफ्तारी के बाद भी फिर प्रश्न ये उठेगा कि क्या ईडी अदालत के सामने उनकी रिमांड लेने के लिए अनुरोध करेगी, या कहेगी कि नहीं ठीक है आप इन्हें जमानत पे छोड़ दीजिए। क्योंकि एक होता है कि आपने हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद अदालत में प्रस्तुत किया और फिर वहां पर जमानत की मांग की जाती है अभियुक्त पक्ष की ओर से। वहां पर अभियोजन पक्ष का ये जो भी सोचना रहता है कि उन्हें जमानत का विरोध करना है या नहीं करना है। तो सुब्रमण्यम स्वामी के जिस इंटरव्यू का मैंने जिक्र किया था उसमें उन्होंने एक जिक्र किया कि पहले भी इस तरह की बात आई थी, तो सरकारी पक्ष का ये कहना था कि नहीं, हमें इन्हें जेल में रखने की जरूरत नहीं है, इन्हें जमानत दी जा सकती है। तो हो सकता है कि हिरासत में लिया जाए फिर जमानत लेने दिया जाए, ये भी हो सकता है। आगे देखते हैं कैसा मतलब रुख सामने आता है ईडी का। आपका क्या विचार है वीरेंद्र जी, अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती हैं और राहुल गांधी और सोनिया गांधी को अगर जेल जाने की नौबत आ जाती है तो? देखिए, अगर इंटरोगेशन अगर 1 दिन के बाद खत्म हो जाता या 2 दिन के बाद खत्म हो जाता, और जिस तरीके से इंटरोगेशन आज चला है उससे लग रहा है कि ये अंतिम दिन नहीं है, हो सकता कल भी जाना चाहे, कल भी उनको हाजिर होना पड़े। तो जैसे जैसे इंटरोगेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे गिरफ्तारी की संभावनाएं बलवती हो रही है, मेरा ये मानना है। क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को भी तो कुछ अपना चेहरा दिखाना होगा कि आखिरकार आपने 3 दिन या 4 दिन इंटरोगेट किस लिए किया, आपने क्या किया। और जैसे सीबीआई अपने यहाँ दिल्ली पुलिस एक्ट में एफआईआर दर्ज करती है, वैसे ही ईडी भी अपने प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दर्ज करती है। अब या तो वो रिपोर्ट दर्ज करे, उसके आधार पे मामला आगे बढ़ाए, चार्जशीट फाइल करे, क्या करे, तो कुछ ना कुछ तो फॉलो अप एक्शन, फर्दर एक्शन ईडी को दिखाना होगा। तो और अब इसमें लीगल ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या है वो बारीकी में नहीं कह सकता, लेकिन जब इतना हाइप हो गया है के बाद, तो ईडी ये थोड़ी कह देगी कि भाई ठीक है आप जाइए, फिर से आप आराम करिए, और वायनाड घूमिए या बैंकॉक और जाके विपासना कीजिए, ये थोड़ी हो जाएगा। तो इट हैज टू गो टू द लॉजिकल कंक्लूजन, या थाईलैंड हो आइए, या थाईलैंड घूम आइए। हाँ, तो कुछ ना कुछ मामला ये अब जो है जो तार्किक परिणति की ओर जाएगा, तो और जब हो जाएगा तो उसमें गिरफ्तारी एक प्रबल संभावना है।
बहुत हालांकि बहुत गुजरात के धन्यवाद। हिमाचल के चुनाव राज में जी जी, राजीव रंजन झा जी और वीरेंद्र नाथ भट्ट जी, आप दोनों का इतना समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार।